हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को दरपेश माशी चैलेंजेस ने हुकूमत की मकबूलियत को भी एक उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया और एक के बाद एक सर्विस में अवाम का हुकूमत से एतमाद उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर जाहिर बात है महंगाई है जो खाने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सियासी अदम इस्तेकाम की फिजा को भी परवान चढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है और ये वो मौका होता है जो साहिब इक़्तिदार जमात के हरीफ किसी तौर पर भी जाया नहीं जाने देते। पाकिस्तानी सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बेलगाम महंगाई के हाथों निढाल अवाम की आवाज को पूरी जोरों शिद्दत से हुकूमती ऐवानों में पहुंचाने के लिए ओपोजिशन अपनी एहतजाजी सियासत का सड़कों पर जलसे जुलूस और रैलियों का आगाज कर चुकी है। PDM ने मुल्क गिर एहतजाजों की शुरुआत कर दी है। शहर शहर कस्बे कस्बे हुकूमत मुखालिफ फिजा जो है उसको पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। गो की हुकूमत का एतमाद और बयान बाजी जो है वो जूं की तू बरकरार है, लेकिन जब सियासी फिजा में गैर यकीनी और अदम इत्मीनान बढ़ जाता है तो पराए तो क्या अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और इस मामले पर भी अपोजिशन ने हुकूमत की जो हरीफ जमातें हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों बिलखुसूस MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग काफ से भी अब मुतालबा कर दिया है कि वो इस डूबती कश्ती से उतर जाएं, वरना वो भी सियासी गुनाह के मुर्तकिब होंगे। अब सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूँ, क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नजर नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नजर नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी। इन इत्तेहादियों का फर्ज है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक पे नजर। अब बदलती हवा को भांपते हुए हुकूमती इत्तेहादियों ने भी मिक्स सिग्नल्स देना शुरू कर दिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का ये बयान कि हम हुकूमत का साथ जमहूरियत बचाने के लिए दे रहे हैं, अगर हमारे बगैर जमहूरियत बच सकती है तो हम अलहदा भी हो सकते हैं। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए किया। अगर हम समझते हैं कि जमहूरियत हमारे इन वोटों के बगैर भी बच सकती है तो हम हुकूमत में रहने को तरजीह नहीं। हुकूमत और फौज एक पेज पे, पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। भाई क्यों इस तरह फौज के बारे में बोल के उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं? वोट नहीं बोलेगा तो हम शुरू से कहते रहते हैं रोड बोले। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजाने के लिए ये बयान काफी होना चाहिए। MQM की जानिब से चंद जो है वो एक रोज में अहम फैसले करने की सुनगुन भी हो रही है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सियासी बगावत और वजीर-आज़म के वजीर आला जाम कमाल की रुखसती ने इस्लामाबाद के ऐवानों में भी एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है कि अब ये बात भी की जा रही है कि शायद ये तब्दीली बलूचिस्तान में जो आई वो पंजाब का भी रुख कर सकती है। अब माजी से कौन वाकिफ नहीं, जब बलूचिस्तान में सियासी विफाक की हुकूमत के इख्तिताम का नुक्ता आगाज समझी जाती थी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी ओपोजिशन की जानिब से सफारा होने की खबरों ने सर्द मौसम में सियासी मौसम को गरमा दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने और नून लीग की जानिब से इस मामले पर लचक दिखाने के इशारों ने इमरान खान हुकूमत के लिए एक और टेंशन पैदा कर दी है। क्या इस बार भी जो खुलने वाले महाज वफाकी हुकूमत कई जड़ों को कमजोर कर पाएंगे या हालिया सियासी गहमा गहमी चाय की प्याली में तूफान साबित होगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सियासी माहौल बिलखुसूस पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर तजिए के लिए अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ सहाफी सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो मुल्क में बन रही है, खुसूसन जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट चली गई है और ये भी कहा जा रहा है कि MQM भी जो है वो कोई ज्यादा खुश नहीं है हुकूमत में रहते हुए, क्योंकि कराची के अवाम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप ज्यादा करें और हुकूमत चूंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप शामिल हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 3 से 6 महीने में MQM ऐसा फैसला कर सकती है कि वफाकी हुकूमत छोड़ दे?
देखिए आदिल, आपने जो सवाल पूछा बड़ा हाइपोथेटिकल है। MKM पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है। और इस कोलिजन पार्टनर के सिलसिले में हमने जो MOU साइन किया उस पर हमने कोई जिसे कहते हैं कि ज़ाती फ़वाद हासिल करने के लिए कोई बात नहीं की, बल्कि हमने वो तमाम चीज़ें जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि कराची के अवाम मुतालबा कर रहे हैं, वो हमने शहरी सिंध के अवाम के लिए हासिल करने की कोशिश की। और हमने क्या बात की, डेवलपमेंट पैकेज की बात की है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जो डेवलपमेंट पैकेज की जो पेस है, जो रफ्तार है, उससे मुतमिन नहीं। हमारी क्या ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश ये है, MKM की ख्वाहिश ये कि शहरी सिंध जो कि मेरा ख्याल है कि बिलखसूस कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो वो इस बात को चाहता भी है कि वहाँ पे तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी के साथ, बर्क़ रफ्तारी के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो बातें हमने वफाकी हुकूमत के साथ की थी पिछले 3 सालों में, अब वो तमाम चीज़ें ग्राउंड पे आती हुई नज़र आ रही है। मसलन मैं चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ। मसलन ये कि आप देखिए कि 52 फायर टेंडर ऑलरेडी कराची में पहुँच चुके। कराची में मेरा ख्याल है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फायर टेंडर थे। कराची में इसी तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए गए, वफाकी हुकूमत के ताउन से सड़कें बनाई गई हैं। और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रीन लाइन का मनसूबा, जो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि 2016 में शुरू हुआ था, माजी की वफाकी हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ग्राउंड पे अगले इसी महीने मैं समझता हूँ, या अगले महीने बल्कि नवंबर में किसी वक्त भी उसके स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। अरबों रुपये उस पर खर्च किए गए। माजी की हुकूमत ने 16 अरब की बात की थी, हमने उसे बढ़ाकर 26 अरब तक किया। अब स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। तमाम बसें पहुँच चुकी हैं। मैं समझता हूँ कंप्यूटराइज सिस्टम मुकम्मल हो रहा है। ड्राइवर की और बाकी लोगों की ट्रेनिंग चलना शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला नवंबर के 3rd वीक या 4th वीक में आपको रोड पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि कराची के अवाम की क्या सोच है, कराची के अवाम की क्या फीलिंग है। क्योंकि हम जिसे कहते हैं कि MKM पाकिस्तान वो जमात है जो सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करती है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी के साथ अवाम और कारकुनों के साथ मिलकर सियासत करते हैं। ठीक। अच्छा अमीनुल्लाह साहब, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की कि जी हम तो जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ के साथ थे और अगर हमारे बगैर जमहूरियत चल सकती है तो हम हुकूमत छोड़ने का सोच सकते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, तो अगर MQM पाकिस्तान पीछे हट गई तो तहरीक इंसाफ बमुश्किल जो है अपनी कोई जो हुकूमत है वो बरकरार रख पाएगी। तो क्या और फिर वो अर्ली इलेक्शंस का भी उन्होंने कहा कि जी अर्ली इलेक्शंस भी होने चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी आदम इस्तेकाम सा बनता हमें नजर आ रहा है, या महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, उसका हल जो है वो अर्ली इलेक्शंस में है? देखिए मेरा ख्याल है कि आज से गालिबन कल जो है मुख्तलिफ चैनल पे जो खबरें चलती रहीं कि खालिद मकबूल साहब ने क़ब्ल इंतखाबात की हमायत का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले उसके बाद जो गुफ्तगू की मेरा ख्याल है वो बात नहीं, वो किसी TV चैनल पे नहीं चला। मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, खालिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अगर मुल्क का कौम के मफाद में क़ब्ल इंतखाबात तो कराया जाए, लेकिन हम क्या समझते हैं कि माजी की अगर 2 या 3 हुकूमतों को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों ने अपने अपने 5 साल के टेंडर मुकम्मल किए, असेंबली ने मुकम्मल किया। और आज भी MKM पाकिस्तान ये समझती है कि यस, अवाम ने 2018 में जो लोगों को वोट देकर मंतखब कराया वो कि हमारी अपनी जगह रिजर्वेशन की जगहों पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद MKM पाकिस्तान समझती है कि जमहूरी रवायत को कायम दायम रखा जाए और हर सूरत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए 5 साल का टेंडर मुकम्मल होना चाहिए। तो यस, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात की बात है तो MKM चूँकि अवामी जमात है, कारकुनान के दरमियान रहती है, तो हम तो हर मौके पर तैयार और कामरान हैं। अमीनुल हक साहब, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें अब महंगाई की जो लहर और मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्टें भी आ रही हैं। पाकिस्तान में द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में 4था महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। रीजन में सबसे ज्यादा महंगाई यहाँ पे है। आप भी मुझे जहां तक पता है कि हल्के के अवाम के साथ बहुत ज्यादा टाइम भी आप गुजारते हैं। आप यू नो हर गली मोहल्ले में आप पहुंचे होते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप वहां पर जाते हैं, तो अवाम की नब्ज पर आपका हाथ है। तो इसका मतलब ये कि आपको फिर पता होगा कि अवाम इस वक्त कितनी परेशान है। तो ये चीजें अगर टैकल ना हुई, कल को आप अगर इंतखाबात में जाते हैं तो आपको यही कहा जाएगा कि आपने 5 सालों में आप उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए।
तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है MQM के लिए भी। देखिए आदिल, ये बात शक व शुबा से बालत है और आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। यस, पाकिस्तान में महंगाई है और गरीब अवाम इस चक्की में पिस रहे हैं और हमें इस बात का बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि चूँकि हम अवाम के दरमियान रहते हैं तो हमें इस बात का एहसास अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगर हम माजी की चीज़ों को देखते हैं आदिल, बिल्कुल साफगोई से मैं काम लेता हूँ। मुझे याद है कि मैं एक तवील अरसे बाद 2009 में गालिबन 8 के आखिर में पाकिस्तान वापस आया, तो मैं खुद जैसे कारकुन हूँ तो मैं खुद दही लेने गया, तो उस वक्त दही 45 रुपये किलो के हिसाब से थी और आज 140 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है पाकिस्तान में। तो क्या महंगाई सिर्फ फंसी हुई पिछले 3 साल में हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई अगर 2008 से लेकर 2013 तक भी हुई है और 2013 से लेकर 2018 तक भी हुई है और उसके बाद 2018 से लेकर मेरा ख्याल 21 में महंगाई बढ़ रही है। ये इसी तरह अगर डॉलर के रेट देखते हैं तो मुझे याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब मेरा ख्याल हुकूमत छोड़ रहे थे, जब गालिबन वो 60 रुपये पे डॉलर छोड़ के गए थे, उसके बाद 90 रुपये पे छोड़कर गए थे। उसके बाद हमने देखा कि मियाँ साहब के दौर में गालिबन 124, 125 और 130 तक पहुंच गया था। तो हर दौर में चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं। मकसद क्या? हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद ये, चूँकि हम वोट लेकर मुंतखब हुए, हमारा मकसद है शहरी सिंध के अवाम को सहूलत पहुँचाना। हमें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है और हमने इसीलिए वफाकी हुकूमत में शामिल है कि डेवलपमेंट पैकेज को बर वक्त मुकम्मल कराया जाए। सिर्फ ये नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि जिस तरह मैंने आपको ग्रीन लैंड की बात की, नहीं बल्कि हम K4 के मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। K4 के मनसूबे की भी हमारी ख्वाहिश है कि चाहे वो 10 अरब रुपये का खर्च हो या 100 अरब का, वफाकी हुकूमत ने हामी भरी है। इंशाअल्लाह ताला हम 2023 के अक्टूबर में उसको भी मुकम्मल करके देंगे। इसी तरीके से आदिल हमेशा MQM पर इल्ज़ाम लगाता रहा और MQM तो फ्रंट लाइन से ये दावा भी करती रही कि सेंसस का दोबारा इनेकाद। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा पाकिस्तान गवाह है कि MQM के मुतालबे पे अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सेंसस का इनेकाद किया जा रहा है। हमारा क्या मुतालबा था कि सेंसस 2023 के इलेक्शन आने वाले जो वो नए सेंसस के इनेकाद की बुनियाद पर कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 14 महीने में आप देखेंगे कि हम सेंसस का भी इनेकाद करा देंगे और उसको हमने डिजिटल सेंसस के नाम से याद किया। इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ इसका जो आपने महंगाई की बात की, मैं एग्री करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी भी बताता हूँ कि यस डॉलर महंगा हुआ है, लेकिन साथ साथ हम देखते भी हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से पैसे की आमद ये बैरून मुल्क से बढ़ती जा रही है। फॉरेक्स डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को देखते हैं, गालिबन मुझे याद है 2018 में गालिबन 33,000 पे था और आज हम देखते हैं तो 47,000 के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मैं समझता हूँ कि तेजी से इजाफा हुआ है। और हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे हमारी नज़र क्यों है? क्योंकि हम अर्बन सिंध, हमारे यहाँ पता है कि मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रियाँ मौजूद है। अगर वहाँ पर ग्रोथ होगी तो हमारे नौजवान भी वहाँ पर नौकरी हासिल कर सकेंगे, तो वो भी अब डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मेरी मिनिस्ट्री है IT मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री में आपको अंदाजा है कि IT ग्रोथ हमने कितनी बढ़ाई है। पिछले साल 1.4 बिलियन से बढ़ा के 2.1 बिलियन पे लेकर चले गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 47.44% इजाफा किया है। तो और हम ऐसे तो बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। अमीनुल हक साहब, ठीक है, टाइम थोड़ा सा हमारे पास हुआ, लेकिन बड़ा अहम एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा आखिरी कराची के हवाले से कि हमने बार बार ये देखा कि कराची में जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं इस वक्त जो हमें नजर आ रही हैं, ऑब्वियसली MQM है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी भी है। ये हमने ब्लेम गेम ही देखी। मेयर के इख्तियारात हैं नहीं है, CM के इख्तियारात हैं नहीं है, लोकल बॉडीज का क्या, लेकिन जो कराची के अवाम को जिस तरह से डिलीवर होना चाहिए था उस तरह से कोई भी डिलीवर नहीं कर पाई, खुसूसन पिछले 3-3.5 सालों में। उसकी क्या वजह है? देखिए साफ गोई से काम लेते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं कि 3-3.5 या 4 सालों से, मैं समझता हूँ कि वसीम अख्तर एज ए मेयर जो काम किया, वसीम अख्तर नाकाम नहीं हुआ है, बल्कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर बनाया था। वो तमाम इख्तियार जो कि पहले माजी के तमाम मेयर के पास से वो उनसे छीन लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम के साथ पीपल्स पार्टी ने बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से सियासी दुश्मनी की थी, तासुब की बुनियाद पे किया था और सियासी इंतकाम लिया था। लेकिन क्या कराची को वफाकी हुकूमत ने क्या कराची को छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। और जब मैंने आपको जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बताए हैं, मेरा ख्याल इसके ऊपर तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमने क्या किया, हमने वफाकी हुकूमत से मेक श्योर किया है कि मौजूदा टेनवर के अंदर ही जो है 10 अरब और +5 अरब यानी 15 अरब रुपये के और वो काम
जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, पानी है, सेवरेज है, रोड है, लाइट्स है, वो भी हम कराने के लिए जा रहे हैं। तो हम कराची के अवाम को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कराची के अवाम के लिए जहाँ जहाँ पर लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, सियासी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, हम जारी व साई रखेंगे और कराची के अवाम को उनके तमाम हक दिला कर रहेंगे। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब लाहौर से मौजूद हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि जिस जगह आप लाहौर में बैठे होते हैं, तो लाहौर की, पंजाब की जो खबरें हैं, तो अक्सर सुना है कि वो शामी साहब के दफ्तर से या घर से ओरिजिनेट होती हैं। तो खबर क्योंकि जाम का जाम तो खाली हो चुका, अब क्या बुज़दार का काम भी तमाम हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? देखें, अब जहां आप हैं, खबरें तो वहीं से उठेंगी और चलेंगी और हम तक पहुंचेंगी। और हम तो खुद आपकी तरफ देख रहे हैं। जहां तक बुज़दार साहब का ताल्लुक है, वो तो अभी तक जूं के तू हैं और जूं नहीं रिंग रही उनके मामले में। तो बुज़दार साहब की हैसियत यह है कि कोई PTI में कोई बगावत नहीं है उनके खिलाफ। जो उनके एलाइज हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब को फिल वक्त तो कोई मैं खतरा नहीं देखता, यानी उनका जाम बनाने की कोशिश अभी शुरू नहीं हुई। कामयाबी तो बात की बात है। ठीक है, मतलब बुज़दार साहब का जाम जो है वो अभी तक खाली होता आप नहीं देख रहे। अच्छा शामी साहब, जो ओवरऑल कौमी सियासत बन रही है, ओपोजिशन की सियासत है, क्या वो आप मजबूत होती देख रहे हैं? मियां साहब, नवाज शरीफ साहब जरा खुल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि सुना है कि उनकी वापसी की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद के हालात आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक फेज खत्म हो गया और दूसरा शुरू होने वाला है। अब जो हमारे अदारे हैं उनकी भी कोशिश होगी और ख्वाहिश होगी कि गैर जानबदार वो सिर्फ हो ना, बल्कि नजर भी आए। और जो इलेक्शन करीब आता जाएगा, अब सियासी जमातों को अपने बल बोते पर ही उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब मंजर बदल चुका है। वो एक सफा उस तरीके से मौजूद नहीं है और अपोजिशन जो है उसमें एक नई तवानाई आ रही है, वो हौसले में है। और अभी तो सड़कों पे यानी आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश जारी है। और जो इलेक्शन करीब आएगा, देखिए अब 2 साल से कम अरसा रह गया है। इलेक्शन आप समझिए कि इलेक्शन मोड में तो चली गई ना अपोजिशन। तो अब हुकूमत के लिए कुछ सुकून जो है वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह के गुज़श्ता 3 साल में था। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई परेशानी वो पेश आती रहेगी। और सड़कें जो है वो तरह तरह की खबरें देती रहेंगी और बनाती रहेंगी। अच्छा शामी साहब, आप चूंकि लाहौर में बैठे हैं, तो मेरे पास जो खबर है वो तो ये है कि काफ लीग फिलहाल जो है वो बुज़दार के साथ खड़ी रहेगी जब तक कि कोई इशारा, कोई फैसला या वो नहीं कर लेते। MQM पाकिस्तान जो है वो भी बयानात तो इस तरह दे रहे हैं कि जी हम जमहूरियत के लिए इनके साथ थे, तो अगर हमारे बगैर जमहूरियत कायम रहती है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, ये दोनों जमातें ऐसी हैं कि उन्हें ये अंदाजा है कि अगर तो ये मुकम्मल तौर पर 5 साल पूरे करें इमरान खान के साथ और इलेक्शन में जब ये जाएंगे तो इनको उसी जाविये से, उसी जायचे से वोटर देखेगा कि जी आप तो इस हुकूमत का हिस्सा थे। तो हो सकता है कि वो उससे पहले ही हुकूमत से जान छुड़ाना चाहें। आपको क्या ये होता हुआ दिख रहा है अगले 6 से 9 माह में? MQM पाकिस्तान भी और साथ में काफ लीग की अगर बात करें तो
देखिए, एमक्यूएम ने तो इलेक्शन जो था वो इंडिपेंडेंटली लड़ा था और तहरीके इंसाफ के साथ उनकी कोई मुफाहमत नहीं थी, इलेक्शन कैंपेन में भी और इलेक्शन के दिन भी। उन्होंने अपना अलग इलेक्शन लड़ा, अपनी ताकत पर जितनी नशिस्तें हासिल कर सकते थे उतनी की, और पीटीआई ने भी अपने बल पर इलेक्शन लड़ा वहां। मगर काफ लीग जो है उसका मामला मुख्तलिफ है। तो मुस्लिम लीग काफ जो है उसको जरूरत होगी पीटीआई की सपोर्ट की, और पीटीआई जो है अगर उसके साथ ना हो उसके लिए अपनी नशिस्तें निकालनी जो है वो मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों फरीक जो है उनसे नहीं लड़ सकेगी। यानी एक तरफ मुस्लिम लीग नून हो, एक तरफ पीटीआई हो और दरमियान में मुस्लिम लीग काफ हो, तो मैं कहूँ मुस्लिम लीग काफ के लिए एक अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। और मुस्लिम लीग नून से क्योंकि काफ लीग का कोई मामला हो नहीं पाया, उनके दरमियान कोई एतमाद का रिश्ता बहाल नहीं हुआ, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्लिम लीग काफ भी अचानक छोड़ सकती है पीटीआई को। जब तक के कश्ती में सुराख ना हो जाए, मेरा ख्याल उस वक्त तक छोड़ने का इम्कान नजर नहीं आता मुझे। ठीक। अच्छा शामी साहब, ये बताइएगा कि अब चूंकि अब नजर आ रहा है और शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये सोच भी रखते हैं कि अगर इमरान खान वही बात कर रहे हैं जो वो कह रहे थे, तो शायद इट्स अबाउट टाइम कि वो कह दें कि जी बस मेरी जो लड़ाई थी वो तकरीबन मैं अब जीत चुका हूं, अब सियासत का टाइम है। तो मियां साहब किस किस्म की सियासत आपके ख्याल में आगे वो कर सकते हैं? क्या वो बुजदार को गिराने में, अब तक तो मियां साहब मान नहीं रहे कि अदम एतमाद पंजाब में आए, लेकिन क्या इसके कोई चांसेस हैं कि ये स्ट्रेटेजी जो है, चूंकि देखिए पंजाब में हुकूमत के गिरने का मतलब ये है कि खान साहब भी फिर ज्यादा अरसा मरकज में अपनी हुकूमत कायम नहीं रख पाएंगे, तो अगर इसी स्ट्रेटेजी को देखते हुए आप समझते हैं कि नून लीग ऐसा कर सकती है, एक मूव की अपनी हुकूमत ना बनाए, बुजदार की हुकूमत गिरा दे और किसी और को हुकूमत करने दे? देखिए, अभी तक तो जो मुस्लिम लीग नून का मूड है या उनके लोगों से जो गुफ्तगू होती है उससे अंदाजा होता है कि वो कोई इन हाउस तब्दीली जो है उसकी ख्वाहिश नहीं रखते। उनकी सोच ये है कि उन्हें इंतखाब के करीब जाना चाहिए। वो इंतखाबात चाहते हैं, इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते, क्योंकि अगर इन हाउस तब्दीली आए, एक कोई और हुकूमत बन जाए, तो फिर उसके बाद जो मुश्किलात दरपेश होंगी वो हुकूमत उसमें शेयर करेगी और पीटीआई जो है उसको थोड़ा सा एक किस्म की रिलीफ मिल जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये है कि इंतखाबात हों और इंतखाबात के जरिए तब्दीली आए, और इंतखाबात मुनसफाना हों और उसमें किसी किस्म की मदाखलत ना हो किसी भी अदारे की तरफ से और किसी भी अंसर की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ कोई बुजदार हुकूमत का तख्ता उलटने की कोई कोशिश हो रही है या इमरान खान साहब का तख्ता उलटने की कोशिश हो रही है। उनका तो ख्याल ये है कि ऐसा एक डेडलॉक पैदा किया जाए या सड़कों पर निकल के ऐसे हालात पैदा किए जाए कि खान साहब मजबूर हो जाएं कि इलेक्शन कराने पर, अगर वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं तो फिर खान साहब को इलेक्शन थोड़ा सा कबल वक्त कराना पड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता और इलेक्शन वक्त पर होते हैं, तब भी मुस्लिम लीग नून जो है और उसके इत्तेहादी जो है वो अपनी तैयारी कर चुके होंगे और वो समझते हैं कि वो मुकाबला कर सकते हैं और उनको अपने मुखालिफ जो हैं उनको शिकस्त आशना कर सकते हैं। ठीक है। शामी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि कबल वक्त इंतखाबात जो हैं उसको कितने चांसेस आप उसके देख रहे हैं, स्पेशली नेक्स्ट ईयर? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब बहुत सी वजूहात की बिना कोई 5-6 महीने पहले भी इंतखाबात करा सकते हैं, या ओपोजिशन ऐसे हालात पैदा कर दे तो कबल वक्त इंतखाबात भी। देखिए, क्या इमरान खान साहब कोई ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो मर्दे बहरान बनकर सामने आए और उसको वो समझे कि ये बहरान मेरी वजह से टल गया है? कोई ऐसी पोजीशन ले सकते हैं? वो ऐसी जुर्रत रंदाना का मुजाहरा कर सकते हैं या दीवार में कोई ऐसी टक्कर
मार सकते हैं कि उसमें शिगाफ पड़ जाए। ये इस अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर तो खान साहब जो हैं मैदान में निकलने की बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती, हालात उसी तरह चलते रहते हैं जिस तरह के अभी चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी दाएं कभी बाएं, तो फिर खान साहब के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो अपना वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। तो अभी कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए खान साहब को कोई बुनियादी फैसले करने पड़ेंगे, वो अपनी बहादुरी का सबूत देना पड़ेगा, वो अपना नारा मस्ताना लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद कोई अगर सूरत पैदा हो जाए तो फिर और बात है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आज़ीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई में अपने मिशन का आगाज इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से तारीखी कामयाबी के साथ किया और आज कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में बतौर फेवरेट तो दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से ग्रीन शर्ट्स ने इंडिया को पहले ही मैच में खेल के हर शुबे में आउट क्लास किया, इस परफॉर्मेंस ने अब उससे हार्ड फेवरेट जो है वो बना दिया है। जबकि यूएई में पाकिस्तान के माजी के तजुर्बे का भी इस टूर्नामेंट में आगे चलकर जरूर फायदा होगा। पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड टी20 के सफर पर नजर डालें तो ग्रीन टीम शर्ट्स ने टी20 के पहले 4 एडिशंस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले 2 एडिशंस में फाइनल, जिनमें 2009 में टाइटल भी जीता, फिर अगले 2 में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, लेकिन 14 और 16 के वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान सेमीफाइनल मरहले तक पहुंचने में नाकाम रहा था। लेकिन इस मरतबा जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने टूर्नामेंट में एंट्री दी है, वो बहुत आगे जाने के इशारे दे रही है। आज न्यूजीलैंड से टकरा रही है। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 3 में पाकिस्तान जबकि 2 में न्यूजीलैंड को फतह हासिल हुई। न्यूजीलैंड के बाद कौमी की टीम टूर्नामेंट में आगे 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान, 2 नवंबर को नामीबिया, 7 नवंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा और पूरी कौम पर उम्मीद है कि इस मर्तबा पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ फाइनल में पहुंचेगा बल्कि टूर्नामेंट का चैंपियन बनकर उभरेगा। पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन की और टीम के बदलते हुए रंग ढंग पर बात करते हैं डॉन स्पोर्ट्स के सरबरा और एंकर पर्सन, जबरदस्त स्पोर्ट्स शो करते हैं, अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं। गफार, पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो पूरी दुनिया ने देखा और बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। लेकिन एक चीज जो हमें पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए भी जानी जाती है। ये जो परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की रही है, इससे आपको क्या रिफ्लेक्ट होता है कि क्या इसमें मतलब अगर माजी करीब के मैचेस देखें इससे पहले जो हुए या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी, क्या इस परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी अगले वर्ल्ड कप के मैचेस में? बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका। और पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी फिलॉसफी है आदिल साहब कि इसके आगे तज्जियाकार भी परेशान हो जाते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले आपने कोचेस फारिग कर दिए। कौन सी दुनिया की टीम कोचेस फारिग करती है? आपने 4 तब्दीलियां कर दी वर्ल्ड कप से तकरीबन 10 दिन पहले। कोई टीम ऐसा नहीं करती। बट एक चीज का हमें सबको इल्म था आदिल, अगर आपको याद हो, कि इस बार पाकिस्तान का मीडिया या इवन इंडियन मीडिया भी ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे या पाकिस्तानी भी परेशान थे कि भारत कुछ कर देगा। बड़ी डिफरेंट किस्म के डायमेंशन थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टी20 क्रिकेट के अंदर आदिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी शुरुआत। और पाकिस्तानी फैन की हैसियत से आप कह लीजिए, आम आवाम भी और जो हम जर्नलिस्ट हैं जो तज्जिया करते हैं, हमें एक चीज का बड़ा बखूबी इल्म था कि रिजवान और बाबर ये सॉलिड बैट्समैन है। ये वो प्लेयर नहीं है जो कहते हैं ना कभी चल गए कभी ना चले। तो हमें एक चीज तो पता थी कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी मौजूद है और इनका जो ठहराव है, बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार होते हैं। और ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मत ये है कि उनके होते हुए ही हमें रिजवान मिल गया और 1 साल के अंदर उन्होंने भी अपना लोहा मनवा लिया। तो रिजवान और बाबर का एक फैक्टर तो हमें पता ही था कि ये दोनों जो हैं अगर चल गए तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत हैं। कल के मैच में ऐसा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं वही आपकी बात का खुद जवाब दे देता हूँ कि खदशात रहेंगे, क्योंकि हम ओवर डिपेंडेंट हैं इन दोनों के ऊपर। इसी तरह बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का हमें पता है कि वो कितने बासलाहियत हैं और कितने ज्यादा मैच विनिंग उनके स्पेल हो सकते हैं। बट अगेन हमें फिर ये दोबारा ये भी सोचना पड़ता है कि अगर किसी दिन वो ब्रेक थ्रू नहीं देंगे तो फिर क्या ऑप्शन है। लेकिन कल वो कहते हैं ना कि वो आप
किसी भी चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए। कल हमारा दिन था, इंडिया को जिस तरह हमने हराया पहले मैच में, वो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी आदिल। और ऐसा बड़ा कहते हैं ना, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लें, लेकिन ऐसी एग्जीक्यूशन 10-15 साल में भी एक मैच में नहीं होती। और कल वो पाकिस्तान का दिन था, वाकई जो पहला मैच हुआ, भारत का दिन नहीं था, हर चीज उनके अगेंस्ट गई, टॉस भी हार गए, बट उसके बावजूद आई थिंक बड़ा क्रेडिट जाता है बाबर आजम को, उनकी टीम को, सारी टीम मैनेजमेंट को, खिलाड़ियों को, कि इतने बड़े प्रेशर के साथ कि 29 साल से मैच नहीं जीता, 12 मुसलसल मैचेस हार गए, और इससे बड़ा प्रेशर कोई होता नहीं है। बट आई थिंक सबको मुबारकबाद अगेन, क्योंकि मैं खुद भी वही से पाकिस्तानी का, आई फील वेरी रिलीव्ड कि हमने पहला मैच वर्ल्ड कप में जीत लिया और अब यहाँ से कुछ आगे सोचेंगे। ठीक है। अच्छा गफार, साथ में ये भी बताएगा, देखिए बाबर आजम है, रिजवान है, और रिजवान भी जितना मतलब इमर्जिंग एक ऐसा प्लेयर है कि मेरे ख्याल में कि कंसिस्टेंसी के लिहाज से देखा जाए तो या तो बाबर आजम में हमें वो कंसिस्टेंसी नजर आती है या फिर हमें रिजवान में नजर आती है, और फिर बॉलिंग में ऑब्वियसली शाहीन शाह भी है। इन तीनों के अलावा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि यू कैन बेट ऑन देम, कि मतलब अब फर्ज करें मोहम्मद हफीज, वो मतलब इतने सीनियर प्लेयर हैं कि वो कभी भी ऐसी जगह पे परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं जहां पाकिस्तान को जरूरत हो। उनके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि वी शुड वॉच आउट फॉर दैट? लेकिन जो चारों प्लेयर थे शायद पाकिस्तान में क्रिकेट तज्जियाकार सिर्फ हम नहीं है, पूरी 22 करोड़ आवाम है, और यही 4 प्लेयर हैं जो आपको भी पता है, और ऐसा ही है। उसकी सीधी सी बात है, जो कि देखिए क्रिकेट का पैशन इतना ज्यादा है कि आप हो, मैं हो, सबको पता जरूर है कि कौन खेल सकता है कौन नहीं, और यही चारों प्लेयर हैं टू बी ऑनेस्ट। और उसकी वजह है, आप अगर देखें तो इन्हीं चारों प्लेयर्स की एक्चुअली प्लेस कंफर्म है टीम के अंदर। बाकी प्लेयर्स का अभी वो मामला है कि मेहनत करनी है। हाँ, हसन अली के मुतालिक हम जरूर कह सकते हैं, बिकॉज ही इज अ प्रूवन वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। उनका थोड़ा सा ऑफ डे जरूर था भारत के खिलाफ, बट ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम ओवर डिपेंडेंट होंगे रिजवान और बाबर के ओपनिंग पेयर पे, स्पेशली बाबर पर। बहैसियत कप्तान, बहैसियत प्लेयर, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम में इस्तेकाम लेकर आते हैं। फिर कमाल की कंसिस्टेंसी है। ये जो ओपनिंग जोड़ी है, ये आप देखिए कुछ अरसे में आप आमिर शेर और सईद अनवर को भूल जाएंगे और इस ओपनिंग जोड़ी की बातें हुआ करेंगी। ये इतने कंसिस्टेंट हैं। और फिर वनडे और T20 में आदिल आपको पता है, इन दोनों फॉर्मेट में तो कंसिस्टेंट होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपने लिए नहीं खेलना पड़ता, टीम के लिए खेलना पड़ता है। बट विराट कोहली भी जैसे कह रहे थे कि हमें चांस ही नहीं दिया दोनों ने, बिल्कुल फ्लॉलेस क्रिकेट खेल गए। और आई थिंक ये जरूर है कि बाकी प्लेयर्स को अपनी प्लेयर्स को कंफर्म करना पड़ेगा, अपनी मौजूदगी का साथ दिलाना पड़ेगा। शेख मलिक हैं, आसिफ अली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि कुछ की वापसी हुई है, कुछ इससे पहले परफॉर्म नहीं कर सके हैं। बाय द वे हमें यहाँ पे हारिस रऊफ की तारीफ करना पड़ेगी कि कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग की, विराट कोहली को खुलकर खेलने नहीं दिया। शादाब खान के ऊपर कुछ मुझे तहफुजात थे, वो कि अब भी हैं कि शायद वो उस तरह के एक मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जैसे कि राशिद खान है, या जैसे मुजीब हैं अफगानिस्तान के, या जैसे अगर भारत की बात करें तो अश्विन को खैर खिलाया नहीं, लेकिन वो भी एक एक्सपेक्टर हो सकते थे। बट पाकिस्तान को आदिल मेहनत करना पड़ेगी, हमें इस जीत पर बहुत ज्यादा शादियाने नहीं बजाने चाहिए। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और अभी बहुत कुछ बाकी है। एब्सोल्युटली अब्दुल गफार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।